हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और हम लोगों ने 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अब बात आती है कि नोटोकॉर्ड है क्या। ठीक है, नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर हम लोग किसे कहते हैं? तो नोटोकॉर्ड एक सॉलिड, फ्लेक्सिबल और रोड लाइक स्ट्रक्चर है। सॉलिड, फ्लेक्सिबल, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स का कि नोटोकॉर्ड जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है उनका एक ग्रुप बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। अब एब्सेंट होती है उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है नॉन कोऑर्डेट या नॉन कोऑर्डेटा, ग्रुप बन गया। ठीक है, और जहां प्रेजेंट होती है जिनके अंदर उन्हें कहा जाता है कोऑर्डेट्स और ग्रुप हो गया कोऑर्डेटा, जो कि हमारा एक फाइलम भी है। ठीक है, तो ये फाइलम बना है नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही। क्लियर है? तो कोऑर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और नॉन कोऑर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। क्लियर है? अब नॉन कोऑर्डेट्स के एग्जांपल लेते हैं। कोऑर्डेटा फाइलम से पहले जितने भी फाइलम आए हैं वो सारे नॉन कोऑर्डेट्स हैं, यानी नॉन कोऑर्डेटा के मेंबर्स हैं। कौन कौन से? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का। क्लियर है? ये सारे के सारे नॉन कोऑर्डेट्स हैं। इन फाइलम के जितने भी मेंबर्स आएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम्स में इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे नॉन कोऑर्डेट हैं। उनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। क्लियर? अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट है कोऑर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है ना इनके अंदर, वो आगे जैसे इनके अंदर डेवलपमेंट होती है वैसे ही नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट शो होगी। इवोल्यूशन के दौरान नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, और नोटोकॉर्ड डेवलप किस फॉर्म में होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में, जिसके अंदर हमारे अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें स्पाइनल प्रेजेंट है, हमारी स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये डेवलपमेंट है, डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो ये वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में डेवलप नहीं हो पाती। तो इस बेसिस पे भी आगे कोऑर्डेटा फाइलम के डिवीजन होते हैं। देखो, 2 डिवीजन हो गए। एक जिनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स, और ग्रुप बन जाता है इनवर्टिब्राटा। और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है उनका ग्रुप बन गया वर्टिब्राटा। क्लियर है? तो इनवर्टिब्राटा एंड वर्टिब्राटा। अब इनवर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल अगर हम माने तो इसमें एग्जाम्पल एम्फियोक्सस जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। एम्फियोक्सस,
एम्फियोक्सस। और वर्टिब्रेटा में वही पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, और हम लोग यानी मैमल्स। क्लियर है? तो ये सारे हो गए एग्जांपल्स, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। परम कैसे? ट्रिक याद रख लेना, PARA और M, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ये वर्टिब्रेटा। और परम मतलब उच्च, हायर, तो हम लोग वैसे भी हायर ही हैं, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे हाईएस्ट हम ही हैं, टॉप पे। क्लियर है? तो ये 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। एब्सेंट हो नॉन कोडेटा, प्रेजेंट हो कोडेटा। क्लियर है? नॉन कोडेटा में बाकी सारे आएंगे कोडेटा फाइलम को छोड़ करके, प्रोटोजोआ से लेकर के मोलस्का तक। और कोडेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। अगर डेवलप हो गई तो वर्टिब्रेटा, अगर डेवलप नहीं हो पाई तो इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में परम आ गया और इनवर्टिब्रेटा में एम्फियोक्सस जैसे ऑर्गेनिज्म आ गए। क्लियर है? ये 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है अपनी, समझ गए? अब इसमें 2-4 पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के, वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो पॉइंट्स क्या हैं कि अगर मैं कहूँ, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि ऑल कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स, तो ये सही होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताना है। सेकंड, अगर मैं कहूँ कि ऑल वर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट्स, ये सही होगा या गलत होगा, कोऑर्डिनेट्स, ये बताना है। थर्ड, अगर मैं कहूँ कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट, ये सही होगा या गलत होगा। और लास्ट, अगर मैं कहूँ कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म मैंने क्या कहा है, पहली लाइन में क्या कहा है मैंने कि सभी कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स होंगे। क्या यह सही है कि सभी कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स होंगे? बताओ, हो सकता है कि सभी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोऑर्डिनेट, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे वर्टिब्रेट्स होंगे, यानी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। मतलब क्या सारी की सारी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाती है? नहीं, हम लोगों ने इनवर्टिब्रेटा भी देखा है, ठीक है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, डेवलप नहीं हो पाया। तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये है फॉल्स। क्लियर है? सेकंड, कि सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, ऑफ कोर्स सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स ही है, तो है। क्यों? क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, और वो वर्टिब्रल कॉलम आई कहां से है? नोटोकॉर्ड से। तो सारे वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड्स हैं, ये सही है, ट्रू, ये ट्रू है। क्लियर? समझ रहे हो? थर्ड, मैंने कहा कि सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थी बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, ठीक है, वो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट हैं। तो जब उनके अंदर नोटोकॉर्ड थी तो नॉन कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं? यानी सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है,
सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट नहीं है। ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर, अच्छा यही लाइन 2 बार लिखते हैं, सॉरी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ऑल नॉन कोऑर्डिनेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल नॉन कोऑर्डिनेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। माय मिस्टेक। तो देखो बताओ, क्या सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं? मतलब जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड ही नहीं है उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आएगा कहां से? वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड की ही तो डेवलपमेंट है। तो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट होते हैं। ये लाइन ट्रू है, ये लाइन ट्रू है, जबकि सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये लाइन फॉल्स है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है याद रखने लायक है, समझो। नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस, वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से डेवलप हुई है। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स हैं? नहीं, इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम आया कहां से? नोटोकॉर्ड से। सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं? नहीं, सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? सारे इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, नोटोकॉर्ड तो थी, और नॉन कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो ये लाइन अपने आप गलत हो गई। ठीक है, फिर सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब सारे वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड भी नहीं है उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है। सही है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम डेवलप कहां से हुआ? नोटोकॉर्ड से। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये हो गया 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट 8th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। 8th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा 8th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग लेकर के चलेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेसिस पे। बॉडी प्लान क्या होता है? तो पहले तो यही देखो कि बॉडी प्लान हम लोग किस से एस्पेक्ट ले रहे हैं बॉडी प्लान का। बॉडी प्लान का मीनिंग यहाँ हम लोग ले रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किस टाइप की है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस टाइप की है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा उसकी बॉडी एक सिलेंड्रिकल टाइप की है। फॉर एग्जांपल अपनी ही बॉडी है एक सिलेंड्रिकल टाइप, एक ट्यूब टाइप की बॉडी है पूरी की पूरी। ठीक है, और हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल कैसी है कि वो भी एक पाइप की तरह हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट से पोस्टीरियर रीजन से लेकर के एंटीरियर रीजन तक प्रेजेंट है, यानी ऊपर एंटीरियर से स्टार्ट होकर नीचे पोस्टीरियर तक जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, तो देखो पहली ट्यूब तो हमारी बॉडी होगी, दूसरी हमारे अंदर एक ट्यूब हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी। इसी तरह की जो अरेंजमेंट होती है वो बॉडी प्लान देखी जाती है। और बॉडी प्लान मेनली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के बॉडी प्लान के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। कैसा कैसा? तो देखो 3 तरह का बॉडी प्लान कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेकंड बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक, या फिर मैं कहूंगा होलो बॉडी प्लान। और थर्ड बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये थर्ड टाइप का बॉडी प्लान हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे सेल एग्रीगेट जो बॉडी प्लान हम लोग लेकर के चले हैं, यानी बॉडी प्लान में सेल्स एग्रीगेट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा।
यानी और कुछ नहीं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली हमें यहाँ, बस सेल्स ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, और उसी तरह की अरेंजमेंट शो की। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स वाला बॉडी प्लान है। इस बॉडी प्लान या ऐसा बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पोरिफेरेंस। ये बॉडी प्लान हम लोग बेसिकली मान करके चले हैं कि बॉडी के साथ साथ एलिमेंट्री कैनल की डेवलपमेंट कैसी हुई है, हमें कैसे एलिमेंट्री कैनल की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सिर्फ कुछ सेल्स हैं जिन्होंने ग्रुप बना लिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की, इनके अंदर है तो पोरिफेरेंस मल्टी सेलुलर, बट टिश्यू नहीं बन पाया है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पोरिफेरेंस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। वही उसी का रीज़न है कि इनके अंदर सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान होता है। टिश्यू नहीं बन पाया बट सेल्स ने ग्रुप बना लिया था, क्लियर है। तो वो सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान। नेक्स्ट ब्लाइंड सेक या होलो बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक या होलो बॉडी प्लान में क्या होता है, इस साइड एक, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। होलो तो होगा बट ओनली वन ओपनिंग होगी, ओनली सिंगल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, वो भी सिंगल। कैसे होगी दिखने में, तो देखो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नॉर्मली इस टाइप का बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स में। तो ये कोई भी सिलेंट्रेट मान लो तुम लोग, ठीक है, जिसके टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये क्या है, टेंटिकल्स, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल किस टाइप की होगी, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हमें ऐसी देखने को मिलेगी कि नीचे से तो बंद, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग, जो कि दोनों की तरह एक्ट करेगी, बोथ माउथ एंड एनस। मतलब ये यहीं से खाएगा और यहीं से निकालेगा, यहीं से डालेगा और यहीं से निकालेगा। अबे छेद ही एक है अगले के पास, तो चेंज कहाँ से लाएगा, ये एलिमेंट्री कैनल है, इसके एक छेद है, उसी में डालेगा और उसी से निकालेगा। खाने की बात हो रही है वैसे, ठीक है। तो ये ब्लाइंड से क्या होलो बॉडी प्लान है। जबकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में, जैसा मैं अपनी बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेकर के बात कर रहा था कि एक पूरी ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब सेट होगी, तो देखो कैसा होता है। यहाँ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है यानी दोनों ओपनिंग होगी, बोथ माउथ एंड एनस हैज सेपरेट ओपनिंग। अलग अलग ओपनिंग होगी दोनों की, ठीक है। कैसे, तो हम डायग्रामेटिक रूप से देखते हैं। ये कोई भी बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक बॉडी है, समझ रहे हो, और इसके अंदर इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, जिसकी दोनों ओपनिंग है। एक ओपनिंग को हम लोग माउथ और एक ओपनिंग को हम लोग एनस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। और ये वाली ओपनिंग क्या है, इसे हम लोग फॉर एग्जांपल माउथ मान लेते हैं, और ये वाली ओपनिंग इसे हम लोग एनस मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी बॉडी प्लान, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। बात रहेगी इनके एग्जांपल्स की कि ऐसी बॉडी प्लान किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स में।
सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा दोनों में। क्लियर है। जबकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में देखने को मिलता है, एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कोर्डेटा। प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर हमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। तो तीनों डिफरेंसेस क्लियर हुए। फर्स्ट बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट जो पोरिफेरेंस में देखने को मिलता है। सेकंड बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक या होलो जो सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स में देखने को मिलता है। थर्ड बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब जो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ये 3 तरह का बॉडी प्लान है जो हमारा 8th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। 8 बेसिस हम लोग अब तक देख चुके हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, या हम लोग क्लासिफाई करेंगे और हम लोगों ने एग्जांपल्स में क्लासिफाई किया भी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ कि और कितने बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखो जो हमारा 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हम लोग लेकर के चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। सिलोम के बेसिस पे। सिलोम क्या होता है और सिलोम के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किस तरह करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलोम होता क्या है। सिलोम क्या होता है? सिलोम है एक बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है और वो बॉडी कैविटी है जो लाइंड रहती है, लाइंड बाय मेसोडर्म, जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन रहती है, मतलब जिसकी दोनों दीवारें मेसोडर्म की बनी हुई होती है। कैसे? तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, क्लियर है। ये उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनल है, ये उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनल है, क्लियर है। अब एलिमेंट्री कैनल ये तो होगी एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, और ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल है। अब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो ये स्पेस बचा है, जो भी स्पेस है इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, इसी को हम लोग सिलोम बोलते हैं, ठीक है। इसी को सिलोम बोलते हैं। अब ये सिलोम हम लोगों ने कहा कि मेसोडर्म से लाइन होता, तो यही तो मेसोडर्म है, यानी एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म की बनी हुई, बॉडी वॉल एक्टोडर्म की बनी हुई, और ये बीच में मेसोडर्म था, जो मेसोडर्म इस तरह से था, ठीक है, जो मेसोडर्म इस तरह से था, ये मेसोडर्म था, और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म के टूटने से बनती है ये सिलोम, बॉडी कैविटी, ठीक है। ये जो बॉडी कैविटी बन गई मेसोडर्म के टूटने से, ये है सिलोम। इस बॉडी कैविटी को कहा जाता है सिलोम। तो इसके दोनों तरफ क्या है, मेसोडर्म है या नहीं, क्योंकि मेसोडर्म के टूटने से ही तो बनी है, तो ये मेसोडर्म है। अब मेसोडर्म सेपरेट होगी, 2 लेयर्स बन गई, तो ये और ये। अब ये बाहर वाली तो है पैराइटल, और ये अंदर वाली है विसरल, पैराइटल और विसरल। अब इन मेसोडर्म के हिस्सों को नाम दिया जाता है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है,
और ये विसरल पेरिटोनियम है। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम है दोनों, ठीक है, समझ गए। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम ही वो मेसोडर्म के हिस्से हैं जो सीलोम को लाइन करते हैं, मतलब सीलोम की बाउंड्री बनाते हैं, सीलोम की लाइनिंग बना करके रखते हैं, समझ गए। ये सीलोम है। अब ये पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, यानी ये जो पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम बनी हुई किस चीज़ की होती है, तो वही हमें पता है ये किस किस प्लेटिंग से बना है, मेसोडर्म। तो इसमें मेसोडर्म और साथ में कुछ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट होंगे, कुछ परसेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है, कुछ परसेंट, यानी नॉर्मली थोड़े बहुत जो लीनिंग बनाने में हेल्प करेंगे। एक्चुअल में लीनिंग होगी तो मेसोडर्म की ही, क्लियर है। तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बना है सीलोम, ये जो सीलोम है ये, समझ रहे हो, क्लियर है, कोई डाउट होगा भी नहीं शायद। चलो ये सीलोम है। अब आगे चलते हैं कि सीलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखो सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह से डिवाइड होते हैं, या तो सीलोम प्रेजेंट हो या सीलोम एब्सेंट हो। सीलोम या तो प्रेजेंट हो या सीलोम एब्सेंट हो। प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे और एब्सेंट होगा उसे क्या कहेंगे। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है। और अगर सीलोम एब्सेंट है तो उसे कहेंगे एसिलोमेट, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। अब सिलोमेट्स को यहीं रोक दो, हम लोग इन्हें अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एसिलोमेट्स को निपटा लेते हैं। एसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल्स हम लोग अगर डिस्कस करें तो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स में आते हैं सबसे पहले पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, पहले चार जो फाइलम हैं वो सारे के सारे एसिलोमेट्स होंगे, ठीक है। रीजन एसिलोमेट होने का इनका कि इनके अंदर सीलोम क्यों नहीं प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सीलोम कैसे बनेगा, हम लोगों ने अभी अभी देखा सीलोम कैसे बनता है, जहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट होगी वहीं सीलोम बनेगा। और पहले तीन तो फाइलम ही ऐसे हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा, तो फाइलम ही ऐसे हैं जिनके अंदर मेसोडर्म ही एब्सेंट है, मेसोडर्म ही एब्सेंट है। तो सीलोम बनेगा कैसे जब मेसोडर्म ही नहीं है, सीलोम बनाने वाली लेयर ही नहीं है, तो सीलोम बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है। तो इनके अंदर सीलोम नहीं होगा, ये एसिलोमेट है, कोई दिक्कत। चलो ये एसिलोमेट्स हैं। अब बात रह गई प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो मेसोडर्म प्रेजेंट थी, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट क्यों हुए, रीज़न इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस के एसिलोमेट होने का। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के एसिलोमेट होने का रीज़न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रीज़न ये है कि जो मेसोडर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस में आई थी, या प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो मेसोडर्म प्रेजेंट थी वो किस टाइप की थी, वो सॉलिड मेसोडर्म थी, ठीक है, वो टूटी नहीं इस तरह, समझ गए, वो सॉलिड थी, कंप्लीटली सॉलिड मेसोडर्म थी। सॉलिड क्यों थी, क्योंकि जो इसके बीच का हिस्सा था वो फिल कर दिया गया था किसके द्वारा, पेरेन्काइमेटोज टिश्यू के द्वारा। पेरेन्काइमेटोज टिश्यू से भरी हुई मेसोडर्म थी इसकी, तो सीलोम बन ही नहीं पाई, ठीक है।
मेसोडर्म के टुकड़े ही नहीं पाए, मेसोडर्म ने जगह छोड़ी ही नहीं, मेसोडर्म भरी रही पैरेन्काइमेटोज सेल से। तो मैं लिखूंगा इसके अंदर सॉलिड मेसोडर्म प्रेजेंट थी, सॉलिड मेसोडर्म जो कि फिल्ड थी, फिल्ड विद पैरेन्काइमेटोज, फिल्ड विद पैरेन्काइमेटोज टिश्यू, पैरेन्काइमेटोज टिश्यू से भरी हुई। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, पैरेन्काइमेटोज टिश्यू मैं बोल देता हूँ। इसकी मेसोडर्म सॉलिड थी जो पैरेन्काइमेटोज टिश्यू से भरी हुई थी, पैरेन्काइमेटोज टिश्यू भरी हुई थी इसके अंदर, इसलिए ये मेसोडर्म सिलोम नहीं बना पाई। क्लियर है? तो ये एसिलोमेट हो गए। अब हम सिलोमेट्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना समझ आया कि सिलोम के बेसिस पे किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट सिलोम क्या होता है और सिलोम किन के अंदर नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो डिस्कस कर लिया। अब जिनके अंदर होता है वो डिस्कस करना है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स की। सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कि जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं सिलोमेट्स की, तो ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। एक तो वो जिनके अंदर सिलोम हो पर झूठा हो, नकली सिलोम हो, यानी सूडो सिलोमेट्स, सूडो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? और दूसरे वो जिनके अंदर सिलोम हो पर असली हो, यानी ट्रू सिलोमेट्स, ट्रू सिलोमेट्स। क्लियर है? तो सूडो सिलोमेट्स, सिलोम है फिर भी उसे नकली कहा, झूठा कहा। रीजन उसे झूठा कहने का, नकली सिलोम कहने का, तो रीजन ये है सिलोम को सूडो सिलोम कहने का कि ये जो सिलोम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आया था ना, सूडो सिलोमेट में आया था सिलोम, वो पैची सिलोम था, पैची सिलोम, पैची सिलोम प्रेजेंट था। यानी सिलोम कंप्लीट नहीं था, जैसा अभी हम लोगों ने डायग्राम में बनाया कि मेसोडर्म के टूटने से कंप्लीट सिलोम बना, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ सिलोम के टुकड़े टुकड़े थे, छोटा सा सिलोम ऊपर, छोटा सा सिलोम नीचे, छोटा सा उससे नीचे, यानी जो बॉडी कैविटीज खाली खोखले हिस्से सिलोम जिसे हम लोगों ने कहा, वो थोड़े थोड़े जगह छोड़ के प्रेजेंट थे। पैचेज यानी दागों के रूप में, जैसे दाग नहीं लग जाते कहीं चुंदरी में लगते हैं वैसे, तो उन दाग जैसे प्रेजेंट थे ये छोटे छोटे पैची सिलोम प्रेजेंट थे। क्लियर है? ये किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिले? तो ये देखने को मिले हमें एस्के हेलमिंथीज में, एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज में सूडोसिलोम प्रेजेंट था जो कि पैची सिलोम था। अगर मैं डायग्रामेटिक रूप से बताना चाहूं तो देखो, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, ये उसकी एलिमेंट्री कैनल है, ये मेसोडर्म था जिसके टूटने से सिलोम बनने वाला है, ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म कंप्लीट ना टूट करके कहीं कहीं से छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूटा हुआ था, ठीक है। इस तरह के पैचेस बने हुए थे सिलोम के, कंप्लीट सिलोम नहीं था, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पैची सिलोम। समझ गए? ऐसा ही दूसरी साइड, तो ये पैचेस में प्रेजेंट था सिलोम, कंप्लीट सिलोम नहीं था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स की, कि सिलोम ट्रू किस में प्रेजेंट था। तो ट्रू सिलोम दो तरह के देखे जाते हैं, दो तरह के सिलोम को ट्रू सिलोम कहा जाता है, और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। पहला है साइजो,
साइजोसिलोम या साइजोसिलोमेट, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर साइजोसिलोम प्रेजेंट है। और सेकंड है एंटेरोसिलोम यानी एंटेरोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। रीज़न कि ट्रू सिलोम बनेगा यानी कंप्लीट सिलोम बनेगा, बट वो बनेगा किस चीज़ से, वो है उसके डिफरेंसेस हैं सारी। पहला, साइजोसिलोम बनता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के टूटने से, ठीक है, जो एक्चुअल सिलोम माना जाता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। एग्जाम्पल्स कि ऐसा सिलोम किस में प्रेजेंट होता है, तो वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और मोलुस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का, इन तीनों फाइलम के मेंबर्स में हमें ट्रू सिलोम देखने को मिलता है, वो भी साइजो टाइप का, साइजोसिलोम देखने को मिलता है। यानी इनके अंदर जो सिलोम बनेगा वो बनेगा मेसोडर्म के टूटने से, जो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ डायग्राम देखा था डायग्रामेटिक रूप में। अब एंटेरोसिलोम की बात आती है। एंटेरोसिलोम कैसा सिलोम होगा, तो एंटेरोसिलोम बनता है बाय आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था। गैस्ट्रुला का जो स्टेज होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, जो गैस्ट्रुला स्टेज आता है उसमें एक कैविटी बनती है जिसे आर्केंट्रोन कहा जाता है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल के रूप में डेवलप होती है। तो आर्केंट्रोन से बनती है एंटेरोसिलोम। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जैसे एकाइनोडर्मेटा के मेंबर, हेमिकोडेटा के मेंबर, और कोर्डेटा के मेंबर। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा फाइलम के जो भी मेंबर होंगे वो सारे एंटेरोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होंगे। समझ गए? तो देखो बात आई कि सिलोम कितने टाइप का होता है। पहली बात तो होना चाहिए ना प्रेजेंट, तो हम सिलोमेट्स को ही देखेंगे। फिर सिलोमेट्स में दो तरह का, ट्रू और सूडो। सूडो यानी पेची सिलोम होगा, कंप्लीट सिलोम नहीं होगा, ठीक है। तो पेची यानी टुकड़ों टुकड़ों में, ऐसा सिर्फ एक ही फाइलम में देखने को मिलता है, एसके हेलमिंथेस में। सेकंड, ट्रू सिलोमेट्स या ट्रू सिलोम देखने को मिलता है हमें दो टाइप का, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम रखने वाले साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोम रखने वाले एंटेरोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अब साइजोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का होंगे, क्योंकि इनके अंदर सिलोम जो है वो मेसोडर्म के टूटने से बनेगा, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनेगा। और यहाँ एंटेरोसिलोमेट के एग्जांपल एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा होंगे। इनके अंदर सिलोम जो है वो बनेगा आर्केंट्रोन से, ठीक है, जो एक कैविटी थी गैस्ट्रुला स्टेज की। समझ गए? अब बात आती है, यहाँ एक स्पेशल सा पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का है ना, आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का जो फाइलम है, इस फाइलम के जो भी मेंबर्स होंगे, आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का फाइलम के जो भी मेंबर होंगे, उनका जो सिलोम होगा ना वो हेमोसिलोम होगा। यानी सिलोम जो है वो भरा रहेगा, फिल्ड विद ब्लड से भरा हुआ सिलोम होगा। यानी इनके सिलोम में ब्लड भरा रहेगा। समझ गए? क्लियर है? इनके सिलोम में ब्लड फिल्ड रहेगा। तो ये हेमोसिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। रीजन क्या है? वही कि आर्थ्रोपोडा और मोलुस्का में सर्कुलेशन ओपन टाइप की थी, याद हो तो सर्कुलेशन की थी लास्ट लेक्चर में, सर्कुलेशन के बेसिस पे। तो सर्कुलेशन ओपन टाइप की थी। ओपन टाइप की सर्कुलेशन में बॉडी कैविटीज या सिनोसॉइड से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब बॉडी कैविटी सिनोसॉइड से ब्लड फ्लो होता है, तो सिलोम क्या है? सिलोम भी तो एक बॉडी कैविटी ही तो है, बॉडी कैविटी ही है सिलोम।
उसी के थ्रू ब्लड फ्लो होगा तो इसमें ब्लड भरा हुआ होगा, इसीलिए इसमें हेमोसिलोम होता है। ये हेमोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर हो गया? सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो ये टोटल जो क्लासिफिकेशन था ये सिलोम के बेसिस पे था, हमारा 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। 9th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, बट उससे पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार इन पे भी क्वेश्चन बनाए दिए जाते हैं। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मैं पूछूं ऑल बॉडी कैविटीज आर सिलोम, ठीक है। और सेकंड में कहूं कि ऑल सिलोम्स आर बॉडी कैविटीज, कि सभी के सभी सिलोम बॉडी कैविटी हैं। तो इनमें से कौन सी लाइन तो ट्रू होगी और कौन सी लाइन इनमें से फॉल्स होगी? पहली बात मैंने कहा कि सारी की सारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज खाली थी होलो जगह प्रेजेंट है, सारी ही सिलोम होंगी? नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता है कि सारी कैविटीज तो सिलोम हो ही नहीं सकती। हर कैविटी का अलग अलग नाम है, हर कैविटी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये हो गया फॉल्स। अब क्या सारे सिलोम बॉडी कैविटीज होंगे? हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि सिलोम होते क्या है? बॉडी कैविटी वो होलो स्पेस ही तो होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग कैविटी बोलते हैं और नाम दे दिया पर्टिकुलर सिलोम। तो सारे सिलोम बॉडी कैविटीज होंगे, ये है ट्रू, ठीक है। ये 2 लाइन सिलोम के नाम थी। अब आगे चलते हैं। सारी बॉडी कैविटीज सिलोम नहीं होती, जबकि सारी सिलोम बॉडी कैविटीज होती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 10th जो बेसिस है वो हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कैसी होती है, इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर है? कैसे? रीजन या डेवलपमेंट किस टाइप की देखेंगे हम लोग? तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कि या तो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट डायरेक्ट हो, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे तुम लोगों ने सुना होगा कि मेंढक का लार्वा, फ्रॉग का लार्वा हो गया, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म का लार्वा, बटरफ्लाई का लार्वा हो गया, प्यूपा आ गया, मोथ आ गया, अडल्ट स्टेज आ गया, ठीक। इस तरह के कई स्टेजेस तुम लोगों ने सुने होंगे, सुनने में आया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो ये होते क्या हैं? ये सारे हैं तो डेवलपमेंट के ही स्टेजेस, अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के। बट वो डेवलपमेंट कैसी हो जाती है? जिस डेवलपमेंट में ऐसे स्टेजेस मिले वो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट टाइप की। यानी डेवलपमेंट कैसे कि स्टार्टिंग हुई किसी भी लाइफ की, ठीक है, स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग फेज से अडल्ट में चेंज हो गया वो। जैसे हम लोग होते हैं, ग्रोथ करते गए और अडल्ट बन गए। बट कोई बॉडी फॉर्म का चेंज ऐसे थोड़ी, हमारे पहले 4 हाथ थे, 2-3 पैर थे, और ठीक है, जो बड़े हो गए 2 हाथ जड़ गए, 2 ही रह गए, और 1 पैर जड़ गया, 2 पैर रह गए। ऐसा थोड़ी हुआ। हमारे 4 कान थे, 3 आंखें थी, ये थोड़ी था। हम ऐसे ही थे एज इट इज। मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंज आया नहीं, बस साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बस साइज ही तो इंक्रीज हुआ है। छोटे से बच्चे से लेकर के हम लोगों का साइज ही तो बढ़ा है। ह्यूमन बेबी देखा होगा। तो हमारे अंदर ऐसे कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते जिससे पूरी कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन ही चेंज हो जाए, नहीं आए। बट
बटरफ्लाई में क्या होता है, वो पहले एक मोथ होती है, छोटा सा प्यूपा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें उसका, फिर उसके विंग्स आते हैं, वो डेवलप होती है, और ये सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा ही जब फ्रॉग की स्टार्टिंग होती है, फ्रॉग हमारे स्पर्म की तरह एक टेडपोल लार्वा जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग का स्टार्टिंग में, फिर अडल्ट बनता है, ठीक है। तो इस तरह की डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह की क्लासिफिकेशन देखी जाती है। पहली इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट यानी लार्वा होंगे वहां, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज नहीं होती, लार्वल स्टेज नहीं होती, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं खुद को ही, सबसे सुटेबल एग्जाम्पल हम ही हैं, ह्यूमंस। ह्यूमंस में कोई लार्वा थोड़ी बनता है हमारा, ठीक है, हाँ भाई लार्वा पैदा हुआ है, बधाई हो, फिर वो अडल्ट बनता है, नहीं, हम ह्यूमंस ही डेवलप होते हैं। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अब लार्वल स्टेज क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लार्वा होगा वो फिर अडल्ट में चेंज होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, 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 ठीक है। अब ये मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिससे लार्वा अडल्ट में चेंज होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई टर्म्स एक जैसी होती हैं, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाक्रोसिस वगैरह वगैरह, बट मेटामॉर्फोसिस लार्वा का अडल्ट में चेंज होना है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस आगे फर्दर दो टाइप की देखी जाती हैं, ठीक है, फर्दर दो टाइप की देखी जाती है मेटामॉर्फोसिस। कैसे, किस बेसिस पे दो टाइप की, तो पहली मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और सेकंड रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि किस मेटामॉर्फोसिस को तो हम प्रोग्रेसिव कहेंगे और किसको रेट्रोग्रेसिव कहेंगे। तो देखो मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, यही होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि लार्वा लेस डेवलप्ड होगा, लेस डेवलप्ड होगा, और अडल्ट मोर डेवलप्ड होगा। समझ रहे हो, यानी लेस डेवलप्ड लार्वा से मोर डेवलप्ड एडल्ट में चेंज होना, ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी ग्रोथ, प्रोग्रेशन दिखा जा सकता है, यानी लोअर से हायर कैटेगरी की तरफ चले जाना, ठीक है। लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड एडल्ट में चेंज हो जाना, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव क्या होता है, होती है तो ये भी मेटामॉर्फोसिस ही है, इसमें भी लार्वा जो है वो अडल्ट में चेंज होगा, इसमें भी लार्वा जो है वो अडल्ट में चेंज होगा। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ जो लार्वा होगा वो मोर डेवलप्ड होता है, यहाँ लार्वा मोर डेवलप्ड होता है और अडल्ट लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड अडल्ट में चेंज होना। तो मोर डेवलप्ड लार्वा का लेस डेवलप्ड अडल्ट में चेंज होना, ये मेटामॉर्फोसिस का रेट्रोग्रेसिव टाइप है। रेट्रो का मतलब तुम लोग पहले भी जानते हो, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि रेट्रो का मतलब होता है बैक, पीछे, ठीक है, बैकवर्ड। तो रेट्रो मतलब डेवलपमेंट बैक जा रही है। नॉर्मली डेवलपमेंट कैसी होती है, लोअर से हायर की तरफ जाना, ठीक है, लेस डेवलप से मोर डेवलप कैटेगरी में चेंज हो जाना, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, मोर डेवलप्ड लार्वा लेस डेवलप्ड एडल्ट में चेंज हो रहा है, समझ गए। ऐसा देखने को मिलता है हमें एकाइनोडर्मेट्स में, जहां मोर डेवलप्ड लार्वा यानी लार्वा जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल था वो लेस डेवलप्ड अडल्ट यानी रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट में चेंज हो रहा है, वहां रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली है हमें। समझ रहे हो, क्लियर है। चलो
ये प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल, एक बार यहाँ जगह नहीं है, मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। एग्जांपल्स देखो, रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के, ये 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल। ठीक है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल होता है टेडपोल लार्वा से अडल्ट फ्रॉग का बनना, मेंढक डेडर का बनना। ठीक है, तो लेस डेवलप्ड टेडपोल लार्वा था, उससे मोर डेवलप्ड फ्रॉग बना है, ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ही तो है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल देखने को मिलता है एसिडियन टेडपोल लार्वा से अडल्ट हर्डमानिया बनना। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है हर्डमानिया, इसका लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है जो मोर डेवलप्ड होता है, जबकि अडल्ट हर्डमानिया लेस डेवलप्ड अडल्ट होता है। ठीक है, लेस डेवलप्ड होता है अडल्ट हर्डमानिया। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है। ये मेटामॉर्फोसिस थी, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जो हमारा 10th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लियर है? चलो, इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2-4 छोटे-छोटे बेसिस और बचे, फिर पर्टिकुलर हर फाइलम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।